बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद जॉन हुसैन है। इस वक्त तेहरान साहब के साथ मौजूद हूँ। 1:30 बज रहा है सुबह का, यानी पाकिस्तानी बोलते हैं रात का, और 19 मार्च स्टार्ट हो चुकी है। मैं बहुत इंपॉर्टेंट बातें करना चाहूँगा, ईरान के बारे में बताऊँगा, रिटेलिएशन के बारे में बताऊँगा, लेकिन साथ साथ ये भी डिस्कस करेंगे हम कि नेटो और यूरोपियन यूनियन क्यों इन्वॉल्व नहीं हो रही, पाकिस्तान का इसमें क्या सारा सिलसिला रहा है और पाकिस्तान कहाँ जाएगा, इंडिया के साथ क्या ताल्लुकात हैं और इंडिया के कहाँ कहानी जाती हुई नजर आ रही है, और अरब ममालिक अभी भी क्यों जो है वो लगे हुए हैं इस वक्त अमेरिका को खुदाफिज नहीं कर रहे। तो शुरू करते हैं हम सबसे पहले ईरान के हवाले से। बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, देखें हर चीज़ मैं क्योंकि एडिट खुद करता हूं अपनी वीडियोस में, हर चीज़ नहीं डाल सकता इसमें। व्हाट्सएप चैनल अगर फॉलो नहीं किया, जॉन हुसैन ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है, लिंक कॉमेंट्स में है, वो फॉलो कर लें। उसके अंदर हम लोग अपडेटेड न्यूज़ डालते रहते हैं। शुरू करते हैं ईरान से। तो ईरान के अंदर मैं सारी चीज़ें तो नहीं बता सकता, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको बताता हूं। साउथ ईरान के अंदर 5000 पाउंड बम का जो हमला किया इन्होंने, और फिर दिखाया ऐसे कि बिल्कुल सब कुछ खत्म हो गया है। अभी जो आखिरी फैसिलिटीज थी वो भी खत्म हो गई हैं, रॉकेट्स खत्म हो गए हैं, स्टॉकपाइल खत्म हो गया है। वो उन्होंने, अमेरिका ने अटैक किया उसके ऊपर। उसके बाद क्या हुआ रिस्पॉन्स में मैं बताऊंगा। आसूलिया के अंदर, बुशहर के अंदर, साउथ पार्स जो इलाका है, वो उसके अंदर जो ऑयल की फैसिलिटी है, सॉरी ऑयल की नहीं, जो गैस की फैसिलिटी है, उसके ऊपर टारगेट किया गया। और ईरान ने पहले बोल दिया था, देखिए तेहरान के अंदर शाहराम ऑयल डिपो पे इन्होंने मारा और 2 रिफाइनरीज के ऊपर इन्होंने मारा। ईरान ने फिर भी रिस्पांस हल्का रखा। बाद में करज के अंदर ऑयल फैसिलिटी के ऊपर हमला किया, वार्निंग दी। खार्ग आइलैंड के ऊपर भी वार्निंग दी कि अब अगर तुमने कुछ किया तो हम पूरे खित्ते में आग लगा देंगे, तुम्हारे जितने भी, ना खेलेंगे ना खेलने देंगे। ये जो कहते हैं ना, ये बिल्कुल सही फिट हुआ है। और क्यों टारगेट किया गया, अब जो रोते हुए लोग आएंगे कि अरब ममालिक के ऊपर क्यों, रिफाइनरीज के ऊपर मारा है और क्यों कर रहे हो, मैं सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। प्लीज इस वीडियो में मेरे साथ रहें। अंजली पोर्ट के ऊपर कैस्पियन सी, जो रशिया के साथ ट्रेड लगता था, वहां पे हिट किया अमेरिका ने, और अब कतर कह रहा है कि भाई यहां से चले जाओ। अच्छा जी, ईरान का क्या रिस्पांस रहा है इसके अंदर? ईरान ने 63 वेव्स लॉन्च कर दी हैं। 61st वेव के अंदर ही सिर्फ 100 टारगेट इसराइल के अंदर, जो तल अवीव है उसके अंदर हुए थे। अली लारजानी की शहादत का बदला डॉक्टर अली लारजानी का जो लिया है ईरान ने, वो इस तरीके से लिया है कि तेल अवीव के अंदर बेन गुरियन एयरपोर्ट के ऊपर हिट किया गया, अश्कलोन के अंदर, अशदोद के अंदर, इलोन के अंदर, गोरिंग के अंदर, मालकिया के अंदर, रमतगान के अंदर, बेथ शमेश के अंदर, गैलीली के अंदर। मतलब इतने सारे लिस्ट है टारगेट्स की कि मैं बता भी नहीं सकता कहां कहां ईरान ने टारगेट किया, क्योंकि बेचारा ईरान, उसका तो स्टॉकपाइल खत्म हो गया है, उसके पास तो स्टॉकपाइल है ही नहीं। 5000 पाउंड का जो बंकर बस्टर मारा फैसिलिटीज, कह रहा था अमेरिका के आखिरी फैसिलिटीज हम खत्म करने वाले हैं। तो उल्टा नजर आ रहा है कि ईरान ने इस वक्त जो हमला किया है वो सबसे ज्यादा बड़े पैमाने पे हमला किया है। इजराइल के अंदर भी किया है, और कहां कहां किया है? मिडिल ईस्ट के अंदर, सऊदी अरेबिया के अंदर प्रिंस सुल्तान, यूएई के अंदर दफरा को दोबारा टारगेट किया, दोहा के अंदर अल उदैद को दोबारा टारगेट किया, कुवैत के अंदर अली अल सालिम के ऊपर टारगेट किया, जॉर्डन के ऊपर मुवफ्फक अल सल्ती के ऊपर टारगेट किया, और बहरीन के अंदर जो एलएनजी का प्लांट था, जो रिफाइनरी थी, और जो कनेक्टिंग ब्रिज था, किंग फाहद कॉजवे जिसे कहते हैं, उसके ऊपर भी हमला किया गया। अब बात सारी ये है कि ईरान ने बिल्कुल ये जो हमले किए हैं उसके अंदर एक ऑयल का जो आंसर है वो आता है। ऑयल के अंदर बहुत सारी ऑयल फैसिलिटीज़ को हम जो है वो देख सकते हैं कि टारगेट किया गया, सऊदी अरब के अंदर भी, यूएई के अंदर भी, दूसरी जगहों के अंदर भी। क्यों किया गया, क्या चाह रहा है ईरान? ईरान ने पहले से बोल दिया था, मैं बता चुका हूँ। और अब जो लोग बोलते हुए आ रहे हैं कि ये क्यों गल्फ कंट्रीज़ के ऊपर, भाई कहानी सारी ये है कि ये गल्फ कंट्रीज के अंदर पैम्पर भी बच्चे को जो पहनाते हैं वो अमेरिका की इजाजत से पहनाते हैं। ये मतलब एक, आई नो रेटोरिकल है, फैक्चुअली वो नहीं उस तरीके से कंपेयर कर सकते, लेकिन एक मिसाल दे रहा हूं आपको कि जो भी फैसला यूएई, सऊदी अरेबिया, बहरीन, कुवैत, जॉर्डन, ये सारे मुल्क जो भी फैसला करते हैं और जो भी बयान देते हैं, वो अमेरिका के पूछे बगैर कोई काम नहीं करते। अभी तक अमेरिका के अंदर जो है वो भरोसा रख के बैठे हुए। अल्लाह से ज्यादा इनको अमेरिका और इसराइल के ऊपर भरोसा है। भले आप कह दें कि नहीं जी वो तो खिलाफ हैं, ये भी मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा जब मैं डिस्कस करूंगा कि क्या हो रहा है। तो मैं बताऊंगा कि किस तरीके से ये पूरी प्लानिंग की गई, 1 साल से ये प्लान रेडी किया गया, किस तरीके से मल्टीपल एंगेजमेंट्स में मुसलमान उम्मा को जो है वो एंगेज किया गया। और ये जो बातें होती हैं, अब यहाँ पे जाहिर सी बात है, ईरान के ऊपर जब अटैक्स हो रहे हैं, मैं कॉन्स्टेंटली बताता आ रहा हूं अपनी वीडियोस में भी, और व्हाट्सएप के ग्रुप के ऊपर भी मैंने प्रूफ्स लगाए हैं कि भाई ये मुमालिक अमेरिका और इसराइल के जो तैयारे हैं उनको रिफ्यूल करते हैं, उनको उनके स्ट्राइक कैरियर ग्रुप्स को होस्ट करते हैं। और जाहिर सी बात है, आप एक्सपेक्ट तो नहीं कर सकते ना, ईरान जो कब से बोल रहा है कि भाई नहीं करो नहीं करो नहीं करो, अभी भी जो है वो हल्का हाथ रखा हुआ है, क्योंकि ऑयल की जो फैसिलिटीज हैं वो 18,700 वेल्स है मिडिल ईस्ट के अंदर, और
73 ऑयल रिफाइनरीज इस रीजन के अंदर हैं। ये अगर बिल्कुल अभी भी मैं कहता हूं कि हल्का हाथ जो है वो रखा हुआ ईरान ने, अगर और बढ़ा तो इसको भी हिट किया जाएगा। ऑयल पहले 110 तक पहुंच चुका है, इसको 200 से ऊपर ले जाने में ईरान को कोई मसला नहीं होगा, वो कर सकते हैं। सिर्फ नहीं कर रहे क्योंकि नुकसान बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि दुनिया का 55% ऑयल और 40% नेचुरल गैस रिजर्व यहां पे मौजूद हैं पूरे खत्ते के अंदर, और 31% ग्लोबल ऑयल और 18% गैस प्रोडक्शन जो है वो यहां से होती है। तो जाहिर सी बात है, ये अब जब ईरान खुल गया है इस फ्रंट पे, और ये नहीं छोड़ेगा, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वो ये कहते हैं कि इन्होंने बर्दाश्त कर लिया है, और हम इनको खाक, ये जो ईरानी कमांडर कहते हैं कि हम इनको ये पूरी ऑयल रिफाइनरी जो अमेरिका के साथ लिंक्ड है इनको खाक में मिला देंगे। ये उसके ऊपर क्या स्ट्रेटजी है, ऑयल के साथ साथ प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन साथ साथ एक्सचेंज जो हो रहा था पेट्रो डॉलर्स का, ब्रेटन वुड अग्रीमेंट जो हुआ, डॉलर की जो सुप्रेमेसी ऊपर आई, गोल्ड से हट गया था, अब सिर्फ डॉलर कॉन्फिडेंस के ऊपर चल रहा है। पूरा डॉलर का सिस्टम कॉन्फिडेंस और डिजिटली चल रहा है। अब 1974 के अंदर जो अग्रीमेंट किया था इन्होंने सऊदी अरब के साथ और ये इन दूसरे ममालिक के साथ कि आप सिर्फ डॉलर्स में ही तेल बेचोगे, तो ईरान अगर ये हिट करता रहा और सारी चीज़ें करता रहा तो पूरा ग्लोबल डॉलर खत्म हो जाएगा, और इसके अंदर टाइम नहीं लगेगा अगर चाइना भी इसका साथ दे दे। चाइना के पास 3.6 ट्रिलियन के करीब डॉलर्स के करीब रिजर्व है, वो अगर साथ साथ लॉन्च कर देते हैं तो तबाही मच जाएगी। अमेरिका की जो पूरी बदमाशी उसने जो पूरे रीजन के अंदर बनाई हुई थी डॉलर के और माइट के नज़र में, और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का खर्चा जो हुआ था, डिफेंसेस बिलियन डॉलर के जो चल रहे थे इन मुल्कों में, वो भी खत्म हो जाएंगे। और ये देखें, वक्ती तौर पे नुकसान है, लेकिन मैं बताऊंगा आगे जाके कि पाकिस्तान का फ्यूचर कितना ब्राइट है इस चीज़ के अंदर। अच्छा जी, बात कर लें अगर हम आगे जाके कि एग्जैक्टली ये जो ग्लोबल डायनामिक्स पे चीजें चल रही थी, एक साल से क्या प्लानिंग हो रही थी इसके अंदर। तो देखिए, ये ईरान के ऊपर हमला करने की तैयारी पहले से थी कि ईरान के ऊपर हमला किया जाएगा, और ट्रंप को लाया इस वजह से था बकौल काफ़ी एक्सपर्ट्स के कि यहाँ पे ग्रेटर इसराइल का प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए ये हमला ज़रूरी है। हो क्या रहा था, यूरोप के बारे में बात करेंगे, गल्फ के बारे में बात करेंगे, इंडिया और पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे, और पूरी पिक्चर देखेंगे कि किस तरीके से ट्रंप चाह रहा था कि उलझाया जाए इस मामले को। यूरोप की जहां बात करें तो यूरोप के अंदर हमें नजर आ रहा था कि अमेरिका को लग रहा था कि यूरोप तो ब्रेटन वुड्स अग्रीमेंट के बाद गुलाम हो गया है, तो जो चाहेगा अमेरिका को, जो बोलेगा यूरोप को, पहले धमकाया दौड़ाया ग्रीनलैंड के अंदर, धमकी दे के चेक किया वाटर्स को कि आते हैं या नहीं आते मेरे प्रेशर में, यूक्रेन के अंदर सपोर्ट मिल गया, तो उसको लग रहा था कि यूरोप भी आ जाएगा इस जंग के अंदर, क्योंकि ईरान के पास तो कोई डिफेंस ही नहीं है, ईरान कुछ कर ही नहीं सकता। लेकिन जब साइप्रस के अंदर अटैक किया गया यूके के बेस के ऊपर, और फ्रांस के अंदर जो अटैक किया, फ्रांस के बेस के ऊपर जो अटैक किया गया इराक के अंदर, तो यूरोपियन यूनियन को रियलाइज हो गया कि ईरान किसी के ऊपर भी हेजिटेट नहीं करेगा, कोई तकल्लुफ नहीं करेगा फौरी मिसाइल दागने से। और ना सिर्फ मिसाइलें दागने से, बल्कि यूरोप का एक बहुत बड़ा मसला रेड सी भी है। बाबल मंदब से जो शिपिंग जाती है, 30% ग्लोबल ट्रैफिक शिपिंग की वो वहां से जाती है। तो अब यूरोप को खतरा ये है, और यूरोप को पता है कि अगर बात आगे बढ़ी तो यूरोप के डिसइंटीग्रेट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। पहले ही यूके बाहर जा चुका है, पहले ही दूसरे ममालिक के अंदर, स्पेन के अंदर फॉर एग्जांपल, और दूसरी जगहों के अंदर जो मूवमेंट्स हैं वो चल रही हैं, तो बड़ा खदशा है कि अलग हो सकता है यूरोप। तो यूरोप जो है वो नहीं आया, क्योंकि उसको अपना इंटरेस्ट भी देखना है। बात करें अगर गल्फ ममालिक की, कि गल्फ ममालिक के साथ क्या हो रहा था, गल्फ ममालिक के साथ ट्रंप कर क्या रहा था, उनको पहले उलझाने की कोशिश की इब्राहिम अकॉर्ड्स के अंदर, या जो वहां नहीं माना तो बोर्ड ऑफ पीस के अंदर, ताकि इसराइल के साथ कहीं ना कहीं टेबल सिटिंग हो जाए। और वहां पे जाहिर है उसको पता है कि अरब ममालिक जो अमेरिका कहेगा वो करेंगे, तो उसको पता था कि यहाँ पे अरब ममालिक को कोई ना कोई प्रोटेक्शन की जरूरत है। इस प्रोटेक्शन के लिए उसने पैक्ट कराया पाकिस्तान का विद सऊदी अरेबिया, और पाकिस्तान बहुत होशियार है, मैं बताता हूँ पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान ने क्या गेम खेली है। पाकिस्तान के साथ पैक्ट करा के ट्रंप को यह लग रहा था कि जब हमला करेंगे ईरान के ऊपर तो पाकिस्तान को हम थ्रू सऊदी डिफेंस पैक्ट इंगेज करेंगे। उसको ये बात मालूम ही नहीं है अमेरिका को कि ये जो पपियां जपियां कर रहा था शहबाज शरीफ के साथ, जो डिनर पे आर्मी चीफ को बुलाया, उसको ये पता ही नहीं है कि पाकिस्तानी जो है वो बड़ी होशियार कौम है और बड़े होशियार हैं। उन्होंने अपने कार्ड्स बड़े बेहतरीन तरीके से खेले, और इस वक्त पाकिस्तान कभी भी इस जंग के अंदर शामिल नहीं होगा। ये मेरी बात आप लिख लें, मेरा जो एनालिसिस है वो यही है, पाकिस्तान कभी भी इस जंग के अंदर शामिल नहीं होगा, चाहे जितनी भी कोशिश कर ले। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है, यहाँ पे पाकिस्तान को पता है कि सेंटिमेंट एक है, और उनके अपने भी पड़ोसी मुल्क ईरान है, उसके साथ नहीं उलझा जाता, बराबर में इसराइल आके बैठ जाएगा, तो ये बहुत बड़ा खतरा है पाकिस्तान के लिए। अब अगर बात करें हम मोदी की, ये जो बैठ गया गोद में जाके नेतन्याहू के, डर्टू के, ये इसको लग रहा था कि जब जंग होगी तो ईरान कमजोर होगा, इजराइल जो है वो एज अ पावर एस्टेब्लिश हो जाएगा,
और इसने जो है अपने कार्ड उस वक्त प्ले किए, लेकिन बाद में देखा आपने कि जयशंकर ने भी फ़ोन किया 3 दफ़ा, ईरान ने नहीं उठाया, कम्युनिकेशन चैनल्स ब्लॉक कर दिया। फिर मोदी ने गिड़गिड़ा के बोला कि भाई प्लीज़ हमसे बात कर लो, हम इसराइल के साथ नहीं रहेंगे भाई, हम कोलैबोरेट नहीं करेंगे, ना हमने कोलैबोरेट किया है जो दीना फ्रिगेट है उस पर मारने के लिए। और जो 2 ऑयल टैंकर, जो ऑयल नहीं गैस के जो LNG के जो भेजी वेसल्स, वो भी जाहिर सी बात है सिर्फ अकेले नहीं हैं, पीछे 60 के करीब इंडिया की वेसल्स हैं जो अभी भी फंसी हुई हैं, तो वो भेजा एज अ श्योरिटी रखा हुआ है अभी भी वेसल्स यहाँ पे। तो वो बिल्कुल उस फ्रंट पे जो है वो खामोश हो गया है। आगे जाके मैं बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर जितना हो सकता है आप ये जो अपने एसेट्स आपके UAE के अंदर हैं स्पेसिफिकली, और जो भी आपने डॉलर के अंदर जो पैसा रखा हुआ है, मैं कहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर ज़रूर इन्वेस्ट करें, क्योंकि पाकिस्तान का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। क्यों ब्राइट है? क्योंकि पाकिस्तान एक ज़ाहिर है सेल्फ रिलायंट कुव्वत है, सॉवरन कुव्वत है, और भले वो IMF के अंदर उलझा हुआ हो, पाकिस्तान के हालात IMF के उसकी जो अमेरिका की बदमाशी है जो उसने बनाई हुई थी, IMF की भी चीज़ें कम होंगी, प्रेशर कम होगा। ईरान के साथ पाकिस्तान की जो ऑयल की ट्रेड है वो हो सकता है शुरू हो जाए अगर हालात बेहतर होते हैं। जब डस्ट सेटल्ड होगी तो आपको नज़र आएगा कि जो तेल हब चौकी और आगे तक सिंध के इंटीरियर तक जो मिल रहा है ईरानी तेल, वो और कम प्राइस पे, क्योंकि ऑफिशियली ट्रेड होगा तो और कम प्राइस पे आपको मिलेगा। और साथ ही साथ गैस की जो नीड्स हैं वो भी ईरान के थ्रू पूरी हो सकती हैं। एंड जाहिर सी बात है पाकिस्तान बहुत समझदार है, इसके अंदर उसने जो आगे की प्रिडिक्शंस हैं वो की हुई हैं, इसीलिए अभी तक बैलेंस कर रहा है पाकिस्तान सारी चीज़ों को। लोग कहते हैं कि भाई आप प्लीज़ बताएं शहीदों का कि क्यों प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है ईरान लीडरान को। देखें बात सारी ये है कि मैदान जंग से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कभी नहीं भागे, तो ये एज अ रोल मॉडल लेते हैं इमाम हुसैन को और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और ये कहते हैं कि भाई हम क्यों भागें, हम क्यों छुपें बंकरों के अंदर जाके, ये मैदान जंग है, जितने भी लीडर चले जाएं इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रिजीम चेंज ईरान में नहीं होगी, इससे पहले अमेरिका और बहरीन के अंदर रिजीम चेंज होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये जो कहते हैं लोग कि लीडरान को प्रोटेक्ट करें और नाम ना बताएं, देखिए मेरे बताने या ना बताने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो उनके पास सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी और जो इन्फिल्ट्रेशन है इसराइल की वो बहुत बड़ी तादाद में है, लेकिन इन सारी चीज़ों के अंदर ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को बंकर में छुपा लें। जितना प्रोटोकॉल्स फॉलो कर सकते हैं वो करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप अगर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लें, न्यूज़ और अपडेट्स देता रहता हूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग। इंशाल्लाह टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।